प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी काशी से पूरे देश को संदेश देने वाले हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला काशी दौरा है। मोदी की लहर किस रफ्तार से चल रही है, किस किस इलाके में चल रही है, किस किस जिले में चल रही है, किस किस प्रदेश में चल रही है, किस किस गांव में चल रही है। विरोधी इस वक्त डरे डरे क्यों हैं, सहमे सहमे क्यों हैं, मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। मोदी लहर का सीधा प्रसारण कैसे चल रहा है, इस रिपोर्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं। चुनाव से 80 दिन पहले नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। योगी ने यूपी में 80/80 के आगाज के लिए किस सीट को चुना। अखिलेश 80 हराओ का नारा लगा रहे हैं, फार्मूला क्यों नहीं बता रहे। जब विरोधी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं तब योगी मोदी टफ सीटों पर क्यों घूम रहे हैं। अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार 543 में से 400 और यूपी में 80 में से 80 का फार्मूला क्या है। ये दो तस्वीरें देखिए, देश में मोदी और यूपी में योगी। नरेंद्र मोदी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हर एक स्ट्रेटजी को कैसे ग्राउंड पर उतारने के लिए जी जान लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री सुबह 5 बजे काजीरंगा जाते हैं, फिर अरुणाचल जाते हैं और स्ट्रेटजिक महत्व की टनल का उद्घाटन करते हैं। वहां से असम के चाय बागान जाते हैं और फिर बंगाल में सिलीगुड़ी जाते हैं। आज सुबह मैं काजीरंगा में था, फिर अरुणाचल गया, फिर आसाम में कार्यक्रम किया, फिर यहां आया हूं और यहां से अभी काशी जा रहा हूं। और यहां रास्ते में 12 किलोमीटर का रोड शो, जो प्लान किया हुआ नहीं था, अचानक। चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, तब देश के कोने कोने में लोग 400 पार का नारा लगाते हैं। अब की बार एनडीए सरकार, अब की बार मोदी की ये तस्वीरें आपने देख ली। सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने काजीरंगा में क्या क्या किया। नेचर से उनका प्रेम और बेजुबानों से उनका लगाव जगजाहिर है, जो फिर दिखा। बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते, पूरी टीम इतनी ही ऊर्जा के साथ काम करती है। योगी ने सुबह से दोपहर तक पूर्वांचल के 4 जिलों जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर में प्रचार किया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अमित शाह रात में महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश की बैठक की, फिर पटना की बैठक की। उधर इंडिया अलायंस के नेता क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात के भरूच पहुंच गए, रोड शो किया, लेकिन जनता ने बता दिया आना तो मोदी ही है। गुजरात में 100% स्ट्राइक रेट से मोदी ही खेलेंगे, यही बात सारे ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में ही घूम रहे हैं, सारे ओपिनियन पोल बता रहे हैं बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीट जीत रही है। ममता बनर्जी बंगाल में ही घिरी हुई हैं, संदेश खाली ने उनका पूरा वोट खाली कर दिया है। मोदी ने आज नॉर्थ ईस्ट की 25, बंगाल की 42 और यूपी में मोदी योगी ने मिलकर 80 सीटें जोड़ी। टोटल 147 सीटों पर जीत पक्की की। अमित शाह ने महाराष्ट्र की 48, आंध्र प्रदेश की 25 और बिहार की 40 सीटों पर विनिंग फॉर्मूला बनाया। टोटल 113 सीटों पर जीत पक्की की। मोदी की पार्टी एक दिन में 260 सीटों पर जीत के समीकरण सेट कर रही है। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट
इनका जो इंडी गठबंधन आपको मुफ्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है। यहां बंगाल में तो भ्रष्ट टीएमसी सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला विरोधी टीएमसी सरकार ने तो आपके राशन की योजना में ही घोटाला कर दिया। इनके नेता, इनके मंत्री राशन घोटाले के मामले में जेल में है और गरीब की कमाई को लूटना यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। और साथियों, नॉर्थ बंगाल के साथ तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडी गठबंधन ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। जबकि इंडी अलायंस क्या कर रहा है? राहुल की पार्टी अभी सिर्फ 39 सीट पर कैंडिडेट तय कर पाई है। अखिलेश की पार्टी 31 सीट पर कैंडिडेट ढूंढ पाई है। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की 4 सीट पर कैंडिडेट फाइनल कर पाए हैं। मतलब इंडी अलायंस अभी 74 सीट पर ही अटका हुआ है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में 25 सीट हैं। बीजेपी का टारगेट 23 सीट जीतना है। 2019 में एनडीए ने 18 सीट जीती थी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा 14 सीट असम में हैं, जहां बीजेपी को 100% स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। असम की चुनावी पिच पर मोदी ने इस स्ट्राइक रेट को पाने के लिए क्या टर्न दिया? काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था। लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबिली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबिली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। असम को मोदी ने आज 18,000 करोड़ की सौगात दी। रिफाइनरी, टूरिज्म, चाय बागानों से असम की तरक्की सुनिश्चित की। चाय बागान में काम करने वाले सभी परिवारजनों को भी इस चाय वाले का प्रणाम। महिला मतदाताओं को मकान मालकिन बनाकर बीजेपी से कनेक्ट किया। 10 साल में असम में 18 लाख पक्के मकान मोदी सरकार ने दिए हैं। 5.5 लाख मकानों में गृह प्रवेश की खुशी नरेंद्र मोदी ने दी है। मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हुई है। यही महिलाएं मोदी के 100% स्ट्राइक रेट की गारंटी हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है। 5.5 लाख घर।
और एक घर ऐसे ही 4 दीवारें नहीं है। इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो। इतना ही नहीं, उसकी बचत भी बढ़े। काजीरंगा से मोदी अरुणाचल पहुंचे। अरुणाचल को प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ की सौगात दी। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में 5 साल में जितना पैसा खर्च किया है, कांग्रेस के जमाने में उतना पैसा 20 साल में खर्च होता था। मतलब मोदी के 10 साल में नॉर्थ ईस्ट ने जितनी तरक्की की है, उतनी तरक्की के लिए कांग्रेस की सरकारों में 40 साल लग जाते। राहुल गांधी और मोदी विरोधी नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मोदी विरोधियों की कोशिश रहती है कि कैसे चीन का डर दिखाकर उन्हें घेरा जाए। लेकिन मोदी ने अरुणाचल में जो जवाब आज दिया, उससे राहुल गांधी अब चीन का नाम लेना भूल जाएंगे। मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया। ये टनल 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ईटानगर से तवांग तक अब हर मौसम में भारत की सेना सिर्फ 8 घंटे में चीन बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। मोदी सरकार ने 2 टनल बनाने में 697 करोड़ खर्च किए हैं। 5 साल पहले फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। नरेंद्र मोदी ने विरोधियों से चीन का मुद्दा भी छीन लिया और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा की पक्की गारंटी देकर परिवारवादी पार्टियों की हार 25 सीटों पर तय कर दी। इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है। कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन रहे हो गाली देने वालों? ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। मोदी नॉर्थ ईस्ट का चक्कर लगाने के बाद बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचे। बंगाल में 42 सीट हैं। बीजेपी 2019 में 18 जीती थी, टीएमसी ने 22 जीती थी। तब बीजेपी को 40.7% और टीएमसी को 43.3% वोट मिले थे। 24 में 35 सीट जीतने का टारगेट है। मोदी ने बंगाल में स्ट्राइक रेट बढ़ाकर 85% कर दिया है। इस स्ट्राइक रेट को पाने के लिए एक हफ्ते में मोदी ने बंगाल का मैच बीजेपी की तरफ कर दिया है। टीएमसी वालों को भतीजे की चिंता है, कांग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वालों को इन दोनों के साथ तालमेल बनाए रखना है ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला अगर कोई है तो मोदी है, बीजेपी है, एनडीए का गठबंधन है। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, देश का जन जन कह रहा है, हर परिवार कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार।
मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मुझे कह रहा है, गांव गांव से आवाज उठ रही है, बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बंगाल से नरेंद्र मोदी सीधे यूपी पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ 80 पर 80 के मिशन को पूरा करने में दिन रात जुटे हैं। योगी पूर्वांचल की टफ सीटों पर समीकरण सेट कर रहे हैं और विरोधी आसान सीट ढूंढ रहे हैं। योगी ने आजमगढ़, चंदौली और जौनपुर सीटों का दौरा किया। सब जगह 80 पर 80 की गारंटी पक्की दिखी। राम का वोट कहीं टूट नहीं रहा। बीजेपी को हिंदू मुसलमान सबका मिल रहा है। हिंदू जात पात में नहीं बट रहा है। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज के हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को टिकट दिया है। योगी ने जौनपुर और चंदौली की टफ सीट क्यों चुनी? जौनपुर में यादव 2.25 लाख, मुसलमान 2.25 लाख, ब्राह्मण 2,43,000, ठाकुर 1,91,000, दलित 2,31,000 हैं। बीजेपी ने जौनपुर को टफ सीट इसलिए माना है क्योंकि 2019 में यहां बीएसपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी का कैंडिडेट करीब 60,000 वोटों से हारा था। 2014 में बीएसपी एसपी अलग अलग लड़े थे तो बीजेपी आसानी से जीत गई थी। इस बार भी समीकरण 2014 की तरह हैं। बीएसपी एसपी अलग अलग हैं। चंदौली भी यादव बाहुल्य सीट है, इसीलिए बीजेपी ने इसे टफ कैटेगरी में रखा है। चंदौली में यादव 3.25 लाख, दलित 2,60,000, मौर्य 2.25 लाख, ब्राह्मण 1 लाख हैं। पूर्वांचल में चंदौली और जौनपुर के अलावा करीब आधा दर्जन सीट ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान मतदाता असरदार हैं, जिन्हें बीजेपी ने टफ सीट माना है। इनमें आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, मछली शहर, बलिया, लालगंज शामिल है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ आने वाले हैं। उससे पहले योगी वहां पहुंचे। अखिलेश यहां यादव मुसलमान का समीकरण बिठा रहे हैं। वो खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे या किसी और को भेजेंगे अभी तय नहीं कर पाए हैं, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दे दिया है। आजमगढ़ में यादव 5.25 लाख हैं, मुस्लिम 3.25 लाख हैं, दलित 3 लाख हैं। निरहुआ के आने से यादव वोट का बंटवारा तय है, इसीलिए अखिलेश नारा तो लगा रहे हैं लेकिन फार्मूला नहीं बता रहे हैं। समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया।
और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। सारे सर्वे बता रहे हैं पूर्वांचल की 29 सीट में एनडीए 28 सीट जीत रहा है, 1 सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद यहां भी अखिलेश के लिए चांस नहीं रहेगा। रही सही कसर पूरी हो जाएगी कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जहां पे कोई बड़ा आयोजन होता है वहां पे पुष्प वर्षा भी करती है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करती है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, नरेंद्र मोदी का काशी में शो चल रहा है, विरोधी भी एक नया शो कर रहे हैं। अलग अलग तरह के 2 शो चल रहे हैं। फुल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, गुजरात से लेकर पटना तक। राहुल गांधी ने आज कौन सा कार्ड चला, अमित शाह ने पटना पहुंचकर कौन सा नया प्लान बनाया, महाराष्ट्र में सीटों पर बात कहां अटकी है, बंगाल में नरेंद्र मोदी ने दीदी को हराने की कौन सी नई रणनीति बना ली है, मोदी के विरोधी इस वक्त कहां व्यस्त हैं, ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया अलायंस कहां फंसा, कौन किससे है खफा, पता चल गया। सीटों पर घमासान, मोदी विरोधियों का कैसे बिगड़ा प्लान, पता चल गया। बीजेपी से 1-on-1 फाइट का मिशन, इंडिया अलायंस में क्यों बढ़ी टेंशन, पता चल गया। पिछले साल जून में पटना में 26 पार्टियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, मोदी को हराने का प्रण लिया था, हम साथ साथ हैं का गीत गुनगुनाया था। लेकिन 9 महीने में ही कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें बन गई, असलियत सामने आ गई। नीतीश ने गठबंधन छोड़ दिया, ममता ने कांग्रेस का दिल तोड़ दिया। अब जो बचे हैं बन उनमें भी नहीं रही। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीटों पर झगड़ा मचा हुआ है। केरल में लेफ्ट कांग्रेस से नाराज, कश्मीर में टूटी गठबंधन की आस। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गोवा सुलझा, महाराष्ट्र में अब भी मामला उलझा। बिहार में कौन लड़ेगा ज्यादा, गुजरात, एमपी में नेता बदले पाला। मोदी से लड़ाई में विरोधी मोर्चा पिछड़ता जा रहा है। बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस में अभी भी कहीं मंथन हो रहा है तो कहीं बात हाथ से निकल चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने जो सीटें घोषित की हैं, उनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों की हैं। लेकिन वायनाड से राहुल के नाम के ऐलान को लेकर अब लेफ्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। राहुल के लिए यह सीट सेफ है, लेकिन लेफ्ट पार्टियां इससे नाराज हैं। Mr. Rahul Gandhi, of his stature, should have preferred to contest any other seat directly confronting BJP. Now he is holding Nyay Yatra. Who is denying Nyay to the people? It is the ideology of BJP, RSS combined. If that is so, while fighting in Wayanad, what message he is conveying to the people?
whom he considers to be the primary target, BJP or the left. That is for Mr. Rahul Gandhi, that is for Congress party to do serious introspection. डी राजा ने राहुल से 3 सवाल किए हैं। लड़ाई मोदी से तो राहुल लेफ्ट से क्यों लड़ रहे हैं? लेफ्ट कांग्रेस की लड़ाई से देश में क्या पॉलिटिकल मैसेज जाएगा? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता नॉर्थ इंडिया से क्यों नहीं लड़ते? डी राजा की नाराजगी जायज है। राजा इसलिए और भी नाराज हैं क्योंकि यहां से उनकी पत्नी एनी राजा सीपीआई की कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे तो उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने पूरा कैलकुलेशन लगाकर राहुल को इस सीट से फिर कैंडिडेट बनाया है। वायनाड में 30% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। वायनाड कांग्रेस की सेफ सीट है। 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट बनी थी। 2009 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ही जीती है। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर अमेठी से शुरू हुआ था। एक जमाने में यह कांग्रेस की सेफ सीट थी, लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। अब अपने सबसे बड़े नेता को अमेठी से उतारने का रिस्क लेने से पहले कांग्रेस 100 बार सोच रही है और बीजेपी राहुल को अमेठी से उतरने का चैलेंज कर रही है। अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। हालांकि राहुल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर कांग्रेस सस्पेंस बनाए हुए है। राहुल डर गए वाला जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, कांग्रेस उसे आखिरी वक्त तक सही साबित नहीं होने देना चाहती। Brother, we only released the 39 seat yesterday. Wait for our release. Why BJP is so much worried about Rahul Gandhi now? We will win Amethi, we will win Raebareli. We are very much confident. These people are trying to create an impression that they are everything. But the people of India is everything, not BJP और नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट छोड़ी है। कांग्रेस ने राहुल के वायनाड से लड़ने का ऐलान किया तो अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज किया। अखिलेश ने कहा कि राहुल यूपी से लड़ने आए या ना आए, उनकी पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी लोग हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंडिया अलायंस में राहुल पर ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। राहुल की यात्रा आजकल गुजरात में है। दाहोद गोधरा के रास्ते आज राहुल भरूच पहुंचे हैं। भरूच अहमद पटेल का गढ़ रहा है। ये सीट इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। इसे लेकर अहमद पटेल का परिवार नाराजगी खुलेआम जता चुका है। यहाँ के कांग्रेस वर्कर और नेता भी इस फैसले से नाराज हैं। सिर्फ भरूच नहीं, पार्टी से नाराजगी गुजरात के कई कांग्रेस नेताओं में रही है। नारायण राठवा, अर्जुन मोढवाड़िया जैसे गुजरात के बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो गुजरात के 6 विधायक भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। इसलिए विपक्षी अब तंज कर रहे हैं। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस हो रही। गुजरात की तरह की दिक्कत मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सामने है। यहाँ के बड़े और दिग्गज कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। पचौरी ने साफ साफ कहा कि राहुल की कांग्रेस अब पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। कि हाल ही में जो निर्णय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं
कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और नीतियों के लिए जानी जाती रही है उनसे विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी जनता से विमुख हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से जो रिश्ता रखना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने एक मुश्किल और है। कांग्रेस के लिए एमपी में कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता तक चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। पता चला है कि कांग्रेस हाईकमान दिग्विजय और कमलनाथ समेत कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहता है, लेकिन ये नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर असल घमासान मची है महाराष्ट्र में। यहाँ मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। इंडिया अलायंस में शामिल तीनों पार्टियां अपने लिए ज्यादा सीटें चाहती हैं। उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर दावा कर रही है, तो कांग्रेस 21 सीटों पर। शरद पवार की पार्टी भी 10 सीटों की डिमांड कर रही है। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 54 सीट होती हैं, जबकि महाराष्ट्र में कुल 48 ही लोकसभा सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी में पेच कहां फंसा है उसे भी समझ लीजिए। जालना, हिंगोली, भिवंडी, रामटेक, नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीटों पर उद्धव की पार्टी अड़ी हुई है। प्रकाश आंबेडकर 27 सीटों की मांग कर रहे हैं। आंबेडकर की मांगों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस सहमत नहीं है। प्रकाश आंबेडकर को महाविकास अघाड़ी में शामिल कराने के लिए उद्धव पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे। उनका कहना है कि सीट शेयरिंग उनकी वजह से नहीं, बल्कि तीनों पार्टियों की वजह से अटकी है। एमबीए की जो स्थिति है, जो मैंने कई बार बता दिया है कि हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है, और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। हम जो है बैठक में जाते हैं, कॉफ़ी बिस्किट जो होता है वो खा लेते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अपना तालमेल जोड़ दो ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें। प्रकाश आंबेडकर को 9 मार्च तक उद्धव को सीटों की लिस्ट सौंपने को कहा गया था। आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी थी, लेकिन आंबेडकर मुकर गए। उन्होंने कहा कि जब तक सब फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो सीटों की लिस्ट नहीं देंगे। अब सोमवार तक के लिए बैठक को टाल दिया गया है, लेकिन शिवसेना को उम्मीद अभी बाकी है कि आंबेडकर उनके साथ रहेंगे। सवाल ऐसा है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होता तब तक महाविकास अघाड़ी है ऐसा नहीं कह सकते। मान लो इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो आगे क्या है? क्या आप ये 15 सीटें फ्रेंडली फाइट में लेंगे और बाकी की जो सीटें हैं फिर वो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये परिस्थिति जब तक हम लोग के सामने खुल के नहीं आती तब तक हम लोग कुछ कह नहीं पाएंगे कि कौन सी कितनी सीटें चाहिए, कौन सी सीटें चाहिए। इसलिए हम लोग ने कहा है कि ये जब तक आपका रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम आपसे सीटों के चयन पे कोई बातचीत नहीं करेंगे। प्रकाश आंबेडकर जी 9 तारीख को जो प्रस्ताव के बारे में हमसे चर्चा करेंगे, ये सही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो लिस्ट हमारे पास वंचित बहुजन अघाड़ी के नेताओं ने दी थी कि ये सीट हम लड़ सकते हैं, लगभग हमने जो सीटें उनको ऑफर की है वो सीटें उनकी लिस्ट में है। महाराष्ट्र में सीटों पर बात सिर्फ विपक्षी मोर्चे में नहीं अटकी है, बल्कि महायुति में भी घमासान मचा हुआ है। कल महाराष्ट्र के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें फडणवीस, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। पता चला है कि बीजेपी महाराष्ट्र की 34 से 35 सीटें लड़ना चाहती है, जबकि शिंदे की पार्टी 18 सीटों पर दावा कर रही है। अजित पवार गुट भी 8 से 10 सीटें अपने लिए चाहता है।